हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। आज की हमारी ये 6th क्लास होगी। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 वीडियोस कर चुके हैं, जिसपे हमने 16, 17 और 18 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। अगर आप में से जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से 2021 में आपसे जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यहाँ आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 18 नवंबर 2021 की नून शिफ्ट की, जो कि आपके दोपहर के समय पे आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इस बार से आपको ऑलरेडी पता है 20 क्वेश्चंस इस बार के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो ज़्यादातर फोकस आपका किस पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर कराने का हमारा यही एम है कि आप लोग इसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर लें और देख लें कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आता है और आपका मेनली फोकस कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आप लोगों को आइडिया नहीं होता और आप बहुत डीपली उसको पढ़ लेते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट को आपको कितना तक पढ़ना है और सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहाँ तक करना है। एक तरीके से तो ये आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चंस का रिस्पांस कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताना है और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना आउट ऑफ 25 स्कोर आप सभी का कैसा रहा। इसी बहाने आप सभी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को ये आइडिया भी हो जाएगा कि आप कौन से सेक्शन में वीक है, तो आप उस पर ज़्यादातर फोकस कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको ये वीडियोस हमेशा मॉर्निंग पे 7 AM पे देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसमें हमेशा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नून शिफ्ट में आपसे किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स रिस्पेक्टिवली वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2019। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल आपके 2019 में थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 398 आर्टिकल्स और 6 शेड्यूल्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, या फिर 392 आर्टिकल्स और 7 शेड्यूल्स थे, या फिर 396 और 8 शेड्यूल थे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी तक आप लोगों ने इसका रिस्पांस भी कर दिया होगा। तो आप सभी को पता है कि टोटल आर्टिकल आपके 395 थे और शेड्यूल आपके टोटल 8 थे। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी दिया, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपके हर साल हमें पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। सबको आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं, आपके 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर आप सबसे देख सकते हो कि आपके 395 आर्टिकल्स को 22 पार्टों में, आप 22 पार्ट्स में इसको भागों में पढ़ते हो। कितने शेड्यूल्स हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, आपकी 8 अनुसूचियाँ जिसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब भारत के संविधान में ये 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में और कितने हो गए हैं, 448 लेख हैं और इसमें सभी 105 संशोधन जोड़े गए हैं। कितने अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, 105। अगर आप अब बात करोगे तो आगे का अब आपसे पूछेगा तो याद रखना कितने आर्टिकल्स हैं, 148 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में इसको आप करते हो, जो पहले 12 में था अब आपके 25 पार्ट्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। अब जो पहले आपके 8 शेड्यूल थे वो कितने शेड्यूल हो गए, आपके 12 शेड्यूल्स हो गए। ठीक है, और कितने अमेंडमेंट्स हो गए, 105 अमेंडमेंट्स हैं। इन सबको नोट कर लो आप सभी। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये बेसिक सी नॉलेज है। अगर अब की बार का पूछेगा तो आप यहाँ चेंजेस देख सकते हो। 4 8 25 पार्ट्स में 12 शेड्यूल्स और 105 अमेंडमेंट्स। लेकिन स्टार्टिंग में कितने थे, 395, 12 पार्ट्स में
8 शेड्यूल्स आप सभी को देखने को मिलता है। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आप सभी के सामने, जिसमें आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया के आपके ट्रेटिनियन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय बनकर मलेशिया में देश को गवर्नित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस मेड द कंट्री प्राउड इन मलेशिया बाय बीइंग द फास्टेस्ट इंडियन टू कंप्लीट द आयरन मैन मलेशिया टेट्रोलियन इन रिकॉर्ड टाइम? आपके ऑप्शन है हिरेन पटेल ने, अक्षय समेल ने, अरुणाभ शाह ने, या फिर स्वरूप सिंह कुंतल ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसने भारतीय ने रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय बनकर मलेशिया के देश को यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने प्राउड फील कराया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? स्वरूप सिंह कुंतल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की, तो आप देख सकते हैं ये है आपके स्वरूप सिंह कुंतल, जो आप इमेज देख सकते हो यहाँ पर। इन्होंने 12 घंटे 14 मिनट, कितने, 12 आवर्स एंड 14 मिनट्स के रिकॉर्ड समय आयरन मैन मलेशिया को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय ये बने थे। और इन्होंने आयरन मैन मलेशिया का आयोजन 26 अक्टूबर को मलेशिया के लैंगकॉवी द्वीप पर इनका किया गया था। कौन से, कहाँ पर किया गया था? 26 अक्टूबर को लंकावी एक आइलैंड है मलेशिया पर, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक कोशिकाएं ताजे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा पानी लेने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विच प्रोसेस इज यूज्ड बाय द यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टू टेक इन वाटर? आपके ऑप्शंस है मोर्फोजेनिस, ऑस्मोसिस, हाइब्रिडाइजेशन या फिर ट्रोपिज्म। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? आप सभी को, जितने भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी को यहाँ पर सबका रिस्पॉन्स करना है और बताना है, इससे आप ही लोगों के अच्छे स्कोर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी बताया वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कोशिका है ताजे पानी के जीव और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं को पराशरण के माध्यम से पानी प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? ऑस्मोसिस। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे वापस अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑलरेडी हर वीडियो में एक ही बात कही है, करंट अफेयर के जो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, बहुत क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो 5 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा और अच्छा स्कोर भी आप सभी करके आएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल सॉकर मैच में 45 मिनट के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच में कितने विश्राम मिलते हैं? एज फॉर फीफा रेगुलेशन अ फुटबॉल सॉकर मैच कंसिस्ट ऑफ 2 45 मिनट्स हाफ विद अ डैश रेस्ट पीरियड इन बिटवीन। 20 मिनट का, 15 मिनट का मिलता है, या 10 मिनट का मिलता है, या फिर आपके 30 मिनट का बीच बीच में आपको रेस्ट मिलता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं जो सॉकर खेलते हैं उनको 45 मिनट्स के बीच में कितने समय का ब्रेक मिलता है? वो ब्रेक मिलता है आपको 15 मिनट का। कितने? 15 मिनट का। तो फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका के तरल पदार्थ के लिए आपके प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था? विच साइंटिस्ट अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल? आपके ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे रखे हैं, ल्यूवेनहॉक, पुरकेंजी, विर्चो या फिर स्वैन। तो कौन थे जिन्होंने आपके, कौन से वैज्ञानिक, कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपको ये टर्म दिया है प्रोटोप्लाज्म? तो याद रखना वो थे आपके पुरकेंजी। कौन? पुरकेंजी। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिन्होंने भी बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जितने भी साइंस स्टूडेंट नहीं है उनको आ सकती है, तो कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन आपको रहेंगे, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो।
ठीक है। आपके हाथों में साइंस वाली चीज़ें नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट को साइंस में प्रॉब्लम होती है, तो आप करंट अफेयर और आपके जो सोशल स्टडीज़ का सेक्शन है उस पर स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि साइंस से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप बाकी के क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1835 में डुरेरियन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, लेकिन किसने खोज की थी? डुरजैरिन ने 1835 में प्रोटोप्लाज्म की यहाँ पे डिस्कवर कर लिया था। अगर डिस्कवर पूछेगा तब तो डुरजैरिन नाम बताओगे, और 1839 में आपके जेई पुरकेंजी ने इस शब्द को दिया था, कॉइन किया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये किसने वर्ड दिया प्रोटोप्लाज्म का, तब आपका राइट आंसर जे ब्रुकेंजी है। अगर किसने डिस्कवर किया, खोज किया, तब राइट आंसर कौन था आपका? डुरजार्डिन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या पता आगे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने ये रहा, बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने इंडियाज विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक आंतरिक दृष्टिकोण प्रदान करती है? हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुक इंडियंस विन फ्रीडम, गिविंग एन इनसाइडर व्यू ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये तो जहाँ तक मेरे को पता है, बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को देखा होगा और जाके इसका आंसर आपने फटाफट लगा दिया होगा, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ मुझे बताने वाले हो, क्योंकि आप सभी को पता है ये बुक आपके लिखने वाले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, मैंने आपको पहले से कहा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि आपकी ये बुक किसने लिखी थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी, और आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ऑलरेडी पता है, और जो चीज़ें हो तो आपको 100% श्योरिटी, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से ऑप्शंस पढ़ना है ले और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम किताब लिखी थी। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक पाकिस्तान भारत के गठन और भारत के विभाजन का अर्थ का विस्तृत विवरण और विश्लेषण करती है। क्या मतलब है? क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि कौन सी बुक में किस चीज़ के बारे में बताया, ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखना, आपकी ये बुक के बारे में पाकिस्तान और आपकी जो फॉर्मेशन ऑफ इंडिया है उसके पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में एनालाइज करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, इनमें से कौन सी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन गेम? आपके ऑप्शन है दुर्गा बनर्जी, कर्णम मल्लेश्वरी, आरती शाह या कवलजीत संधू। आप लोग देख चुके हो यहाँ पे लाइव कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और रीडो करो, और मैंने आपको ऑलरेडी कहा था मैक्सिमम 6 नहीं तो 8 मंथ के बारे में करंट अफेयर आपको पढ़ना है। अच्छी खासी नॉलेज पकड़ होनी चाहिए, तो ही आप अच्छा एग्ज़ाम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपकी कौन सी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी? तो आप सबको पता है कौन थी? कमलजीत संधू। तो आपका राइट आंसर 7th का डी है। तो जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि कमलजीत संधू एक भारतीय एथलीट हैं, जिन्होंने 1970 के किसमें 1970 के बैंकॉक एशिया गेम में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। बैंकॉक एशियन गेम में इन्होंने 400 मीटर की रेस की थी, जिसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा गया है, भारत में साइमन कमीशन के आने से पहले इनमें से कौन सी घटना घटित हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड बिफोर द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन? आने से पहले भारत में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका पहला ऑप्शन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो पहले तो अगर
आपको सबके ईयर पता होने चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम सबको इसका आंसर पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता जो फंस जाते हैं, तो पहले आप ये देखो कि साइमन कमीशन कब आया था। तो ये आप सभी को पता है कब आया था, 1927 में। इसका मतलब 1927 से पहले कौन सी इंसिडेंट हुई थी। देखो, बात करते हैं आपके क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट सभी जानते हो 1942 को हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931 में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अराउंड 1930 से 31 के बीच में आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन यानी 1927 से पहले आपको पता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, कब हुई थी, 1925 में। कब, 9 अगस्त को हुई थी। क्लियर हो गया। तो आपसे साइमन कमीशन से पहले कौन सी घटना घटित हुई है ये चीज़ पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी का ऐसे क्वेरी करके आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको मेनली देखो क्या ध्यान रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे तो पहले इवेंट्स के ईयर्स याद रखो, कि क्योंकि ये आपसे मैच द फॉलोइंग के थ्रू या कौन सा इंसिडेंट किसके बाद हुआ था, पहले हुआ था, ये 100% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई शिफ्ट में। तो इस तरीके की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें आपकी ट्रेन रॉबरी यानी ट्रेन में जो चोरी हुई थी उससे रिलेटेड इंसिडेंट है। बाकी की आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जितने भी लोग इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछा गया है, अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है, द एम ऑफ विच इज टू प्रमोट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है। आपको बताना है कि उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो पंचायती राज कौन से वे आता है ये आपको बताना है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका 16th अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में आया था, या फिर आपका जो आपका संविधान है 43rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1977 में आया था, या फिर आपका जो संविधान है 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 92 में आया था, या फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 37 अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में आया था। तो पंचायती राज के बारे में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पंचायती राज जो है आपके कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आता है, जो कि आप अच्छे खासे तरीके से जानते हो कि आपका जो पंचायती राज है ये कौन से आपको संशोधन अधिनियम में देखने को मिलता है। तो हम सबको पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1932, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। बाकी का आप लोग ये भी जानते हो, एक ये बहुत ही इजी है, और एक आपसे मैं मेनली क्या पूछता है, इसके बाद वाला जो है आपका म्यूनसिपैलिटी वाला, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ का भी आप जानते हो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, वो आपका 74 अमेंडमेंट एक्ट है। वो भी सेम 1992 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बट वो 73rd पूछेगा तो पंचायती राज है, और 74 है तो म्यूनसिपैलिटी है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, बस इसमें गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना आप सभी। और आशा करती हूँ चीज़ें भी आपको सारे अच्छी तरीके से क्लियर हो भी रही होंगी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हो 1992 में 73 संशोधन अधिनियम में संविधान का एक नया भाग था। कौन सा भाग है आपका, 9वां भाग, और एक नई अनुसूची 11 को जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता यहाँ पे प्रदान की गई। इसी तरह 1992 में 74 संशोधन में आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया 9A में एक नई अनुसूची जोड़कर नगर पालिका, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, नगर पालिका को यहाँ पर इन्होंने ऐड किया था। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को भी 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आर्टिकल याद कर लो 243, ठीक है, नॉट बाय द 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन ये मत करना कि 73rd है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी याद रखना आपके इसी अमेंडमेंट एक्ट में आता है। कौन से में, 74th अमेंडमेंट एक्ट में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से किसने अपने वृत्त चित्र आपके चीलुपों के लिए 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था। आपके ऑप्शन है काशीनाथुनी विश्वनाथ, केजांग डी थोंगडोक, बी नागी रेड्डी, और आपकी अखिनकेनी नागेश्वर राव।
Who among the following won the दादा साहिब फाल्के अवार्ड इन 2020 फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री ची लिपो? तो आप सभी को पता है कि दादा साहिब फाल्के का जो अवार्ड हुआ था, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपके बहुत सारे सीरीज में आपको मिला है। ये आपको अवार्ड मिला था केजांग दी थोंगडोंग को। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए आउट ऑफ 10 आप सभी का स्कोर कैसा रहा, कितना स्कोर आप सभी कर पाए, और इस 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही, तो आप उस पर ज़्यादातर फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दो, और आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करेंगे तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल भी हिस्ट्री एडू पॉइंट से आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपने से रिलेटेड, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो सारा कुछ वहाँ पे, और आप सभी को रिस्पॉन्स टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अदरवाइज आप कमेंट के थ्रू भी अपनी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया इनमें से कौन 2020 में आईसीसी एलीट पैनल में प्रवेश करने वाला सबसे कम उम्र का अम्पायर था? Who among the following was the youngest umpire to enter the ICC elite panel in 2020? आलिमदर, नितिन मैनन, सुंदरदाम रावी या फिर लिंगिंग लॉन्ग? तो याद रखना सबसे कम उम्र के जो थे वो थे आपके नितिन मैनन। तो 11th का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना अगर ये आगे भी आए, और जितने भी स्टूडेंट ने बी बताया वो बिल्कुल सही है। नितिन मैनन ने 2020 में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के ये एम्पायर थे। भारतीय एम्पायर नितिन मैनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल भी किया गया था, और उन्हें 2020 से 21 सीजन के लिए एलिट पैनल में शामिल भी किया गया था। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा सभी के सामने। अगेन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा का आम चुनाव 2020 कितने चरणों में कराया गया था? यानी कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल सेक्शन पूछा है। इन हाउ मैनी फेजेस was a general election to the Legislative Assembly of Bihar 2020 conducted by the Election Commission of India? कितने फेजेस में हुआ था? 3, 4, 5 या 2? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आपके जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा का जो आम चुनाव 2020 में हुआ था वो टोटल 3 चरणों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कितने चरणों में? 3 चरणों में ये हुआ था। आते हैं इसकी स्लाइड पर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 17वीं बिहार विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अक्टूबर नवंबर के 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। बिहार की पिछली 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया था, ठीक है। मेनली आपको याद रखना कितने फेज में हुआ था? 3 फेजेस में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। इसे आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, साइंस का भी कह सकते हैं, ठीक है, बायो का जिसे कह सकते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके लिख दो, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। आपको बताना है इसमें से कौन से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? बायोगैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या फायरवुड? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप सभी को पता है यहाँ पर जितने भी ये नेम दिए हैं, बायोगैस, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये सब के सब आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो दिया है आपका फायर, यानी कि जो लकड़ियाँ हैं, सिर्फ एक यही कन्वेंशनल है, यानी कि जो ख़त्म हो जाती हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कंटिन्यू रहेंगे। फायरवुड आपकी जो लकड़ी है वो ख़त्म हो जाती है जलाने के बाद, फिनिश। ये डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो आपने बहुत आराम से बताया होगा। ये देखो, ये इमेज आप यहाँ देख सकते हो सोर्स ऑफ एनर्जी का, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये कन्वेंशनल है, ये नॉन कन्वेंशनल है। इसमें आप देखो कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के सब आपको पता है एक टाइम पे ख़त्म हो जाने, ठीक है। यहीं पे आप देखो आपका फायरवुड, ये सब खत्म हो जाने।
कन्वेंशनल जो कंटिन्यू रहेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, ये सब के सब आपके नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, तो ये 2 तरीके का होता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जाता है। ये ईजी से था और आप लोग इसको ईजिली से कर भी पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे अब, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 14 की तरफ। इनमें से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के मामलों में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? Which of the following is a statistical tool that measures a country overall achievements in terms of health, education और income? आपके ऑप्शंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो आप साफ सीधी चीज़ें, आपकी इकोनॉमी का सेक्शन है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को पता है इसको हेल्थ, एजुकेशन और इनकम की अचीवमेंट, इन सबको मेजर करने के लिए इसको क्या कहते हो आप? इसको हम कहते हैं आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या कहते हैं? मानव विकास सूची। तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंट ने दिए बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI गिव्स अ स्टैटिस्टिकल आइडिया ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और आपका पर कैपिटा इनकम। ये सारा का सारा आपके रैंक करने के लिए इसका उपयोग हर देश करता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को देखते ही बता दिया होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? किसने आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के जो सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये कौन लेकर आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आप सभी जानते हैं ये क्या था, आपके लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें तो आपने ऑप्शन पढ़ा भी नहीं होगा, बस देखा होगा चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जितने भी स्टूडेंट ने डी बताया वो बिल्कुल सही है। इसको इम्प्लीमेंट आप सबको पता है कब किया गया था? 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ही अच्छे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो 1848 से 1856 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने हड़पने का सिद्धांत पेश किया था। इस नीति ने कंपनी को उन शासकों के क्षेत्रों पर अधिकार करने में मदद भी की थी जिसके कारण कोई भी आपकी प्राकृतिक उत्तराधिकारी यहाँ पे नहीं थे। आपके इस नीति के तहत यानी कि इस पॉलिसी के तहत सतारा में, झांसी में, उदयपुर जैसे कई राज्यों में कंपनी के क्षेत्रों को यहाँ पर मिला दिया गया था। ठीक है, एनेक्स कर लिया था इन्होंने सतारा, झांसी, उदयपुर को। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द जमात खाना मॉस्क्यू इन दिल्ली? कुतुब अलद्दीन मुबारक शाह ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर खिज्र खान ने? किसने आपके जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? तो आप सभी को पता है खिज्र खान ने किया था। किसने किया था? खिज्र खान ने इसको बनवाया था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जितने भी लोगों ने डी बताया वो बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख लो, ये रहा आपका मस्जिद। जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद दिल्ली का सबसे पुराना मस्जिद है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वन के पुत्र ने खिज्र खान द्वारा इसको 1315 जिन्होंने 1325 तक, यहाँ पर आपको इनका टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है, इन्होंने इसको बिल्ड करवाया था इतने टाइम पर। और इस मॉस्क्यू को, ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है आपका निज़ामुद्दीन बस्ती दरगाह का। बहुत ही अच्छा, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये दिखता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है आपसे, धातुओं के किसी कठोर वस्तु से टकराने पर बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने के गुण के रूप में जाना जाता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑफ बीइंग स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ओपैक्यू या फिर सोनोरस। सबको पता है कि अगर कोई भी दो हार्ड ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे बजाओगे तो कौन जो साउंड क्रिएट होती है सोनोरस कहते हैं, मधुर कहते हैं। ठीक है, 17 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको क्या कहते हैं? धातु कठोर सतह के टकराकर ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। धातु के इस गुण को सोनोरिटी कहते हैं और धातु के को ही सोनोरस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है, मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है? व्हाट मेक्स द सॉइल फर्टाइल?
ओवर अबंडेंस ऑफ एसिडिक मटेरियल इन द सॉइल, मिट्टी के अम्लीय पदार्थों की अधिकता होने से। या द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स, खनिजों और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। या हाई लेवल होना चाहिए आपके नमक का, सॉल्ट का मिट्टी में, मिट्टी के नमक का उच्च स्तर होना चाहिए, तो आपकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। आपको बताएं मिट्टी फर्टाइल कब होगी, जब आप उसमें करेक्ट मिनरल्स मिलाएंगे और उसमें ऑर्गेनिक मैटर के साथ, यानी कि आपके खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण होगा, तब जाके आपकी मिट्टी उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आप यहाँ देख सकते हो मिट्टी की उर्वरता पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पौधों के पोषक तत्व होते हैं और अनुकूल रासायनिक, भौतिक और जैविक स्थितियों के आवास के रूप में प्रदान करने की पौधों की वृद्धि को बनाए रखने की मिट्टी की क्षमता है। ठीक है। प्रोवाइड क्या करता है? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन, फेवरेबल केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर, ये हैबिट है आपके प्लांट के ग्रोथ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि आपके 2020 तक एक्सिस बैंक का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित था? एज ऑफ 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एक्सिस बैंक लोकेटेड? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई में? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर, मुख्यालय 2020 तक कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता है वो कहाँ में देखने को मिलता है, आपके मुंबई, महाराष्ट्र में। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक्सिस बैंक लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज यूटीआई बैंक, इसको आपका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? आपको बताना है इनमें से किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता था? विशेष भृगुवंशी, धर्मेंद्र तिवारी, मरियप्पन थंगावेलु या फिर विजय भालचंद्र मुनेश्वर? तो याद रखना आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसने जीता था? आपके मरियप्पन थंगावेलु ने, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने सी बताया वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में पूछा है देवप्रयाग का वह स्थान है जहाँ भागीरथी डैश से मिलती है। देवप्रयाग इज अ प्लेस वेयर द भागीरथी ज्वाइन, किससे? घाघरा से, मेघना से, गंडक से या फिर अलकनंदा से ये मिलती है। तो याद रखना भागीरथी यहाँ पर किससे मिलती है? ये मिलती है आपके किससे? आपके अलकनंदा से। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख चुके हो, यहाँ पर देख भी सकते हो देवप्रयाग वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट एंड टेक द नेम गंगा और गंगा रिवर। तो किसका नाम लेते हैं? मिलती है ये गंगा, गंगा नदी का ये नाम ले लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से पूछा गया है कि डैश इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स एंड एज अ गारंटी टू अ लेंडर अनटिल द लोन इज रीपेड। एक ऐसी संपत्ति जो ऋण लेने वाले के पास होती है और एक ऋणदाता के लिए गारंटी के रूप में जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं? एसेसरीज, एंसिलरी, बेल या कोलेट्रल? जल्दी से बताइए, ये आपका एक ऐसा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ उसे क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है उसे कोलेट्रल कहते हैं। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, ये आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी से पूछा है कंधार द्विभाषी शिलालेख कौन से दो भाषाओं में लिखे गए हैं? व्हाट आर द टू लैंग्वेजेस इन विच द कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन वर रिटन? अरेबिक और ग्रीक में, पर्शियन अरेमिक में, ग्रीक और अरेमिक में, या ग्रीक या प्राकृत में? इंस्क्रिप्शन, शिलालेख भी आप सबको अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कौन से दो भाषाओं में आपको ये शिलालेख, इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है? तो याद रखना ये आपको किसमें? ग्रीक और अरामिक, किसमें? ग्रीक और अरामिक भाषा में ये लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको आप यहाँ पर समझ सकते हो। कंधार द्विभाषी रॉक शेल्टर, जिसे अशोक के कंधार शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है या आमतौर चेहेल जिना शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, जो ग्रीक और अरामिक भाषाओं में से एक शिलालेख है, जो कि आपके
260 ईसा पूर्व का है और इसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उकेरा गया था। ये भी पूछा जाता है, तो इंस्क्रिप्शन भी अच्छे खासे तरीके से कर लेना। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ईजी सा है। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनमें से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर घटोत्कच। तो सबको पता है कि आपके चंद्रगुप्त का सक्सेसर प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? आपका समुद्रगुप्त थे। ठीक है, 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आप सबको अच्छे खासे तरीके से पता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हो, ये आपके पास है मैप भी मैंने यहाँ रखा हुआ है और टाइम पीरियड देख सकते हो। चंद्रगुप्त फर्स्ट आपके पहले आए थे, देन समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त सेकंड आए थे। ये आपको अच्छे खासे तरीके से पता है। बात कर लेते हैं आपकी मैप की, तो मैं मैप में भी आपको दिखा दूँ। जब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने रूल किया था तो उनका एम्पायर आप देख सकते हो, ये रहा। जब चंद्रगुप्त फर्स्ट, जब पहले रूलर थे जिन्होंने आपके गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की थी, ये सिर्फ इन्होंने इतना ही इस अपने एम्पायर को यहाँ तक फैला पाए थे, इतना ही एक्सपेंशन कर पाए थे। फिर जब समुद्रगुप्त इनका बेटा बना तो इन्होंने देखो यहाँ तक अपने गुप्ता एम्पायर को बढ़ाया। जो ऑरेंज वाला देख रहे हो, ये इन्होंने बढ़ाया। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आए तो इन्होंने आपको ये ग्रीन वाले पार्ट को और ऐड करा। ओवरऑल अब आप देख सकते हो गुप्ता डायनेस्टी यहाँ तक पूरे आपके जो नॉर्थ वाला पार्ट है इस पर रूल कर रही है। ठीक है, ये पूरा ये है आपका पहला। चंद्रगुप्त फर्स्ट जब रूल करे थे तो उन्होंने इतना एक्सपेंशन, सबसे ज़्यादा देख सकते हो आप समुद्रगुप्त ने एक्सपेंशन किया है। गुप्ता डायनेस्टी का विस्तार देखो। चंद्रगुप्त सेकंड ये तीसरे जिन्होंने यहाँ तक रूल किया है। साफ सीधी सी चीज़ें अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, देन समुद्रगुप्त हैं, देन आपके चंद्रगुप्त हैं। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? आपके समुद्रगुप्त। इन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किया है गुप्ता एम्पायर का, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा है वॉइस ऑफ डिसेंट पब्लिश इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंशन के लेखक कौन थे? आपको बताना है। अर्जुन आनंद, अरुंधति रॉय, सबरप्रीत सिंह, रोमिला थापर। तो जल्दी से 25 क्वेश्चन का आंसर बताओ और साथ ही साथ मुझे बताओ आउट ऑफ 25 स्कोर आप सभी का स्कोर कितना रहा है। और आप सभी को पता है वॉइस ऑफ डिसेंट ये बुक लिखने वाली कौन थी? रोमिला थापर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो, इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, 2020 में इसको अक्टूबर में पब्लिश किया गया था। तो स्टूडेंट ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो हमारी इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर भी इंस्टाग्राम और आपके टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पे बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है, अगर आपको मुझसे कोई डाउट क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करूँगी कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती होंगी। अगर आप ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।